प्लस वन में पढ़ा है ना अच्छे से? पढ़ा होगा सर, याद नहीं रह रहा है, हम भूल गए ये चीजें। भूलना नहीं है उनको, मैं बोल रहा हूँ ना। प्लस वन के कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज होते हैं प्लस टू में, इसलिए प्लस वन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैंने पढ़ा दिया ये चीज, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, मेरी वीडियो देख लेना प्लस वन की, ठीक है। आपको आपको मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप इससे पिछले वाला कूलम्स लॉ पढ़े, वेक्टर फॉर्म वाला, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप, ठीक है। ये वाला तो नॉर्मल किताबों में भी यही दिया होता है, यही वाला डिस्कस किया होता है। लेकिन अगर आप अच्छी किताब यूज करते हो जैसे एच.सी. वर्मा की होगी, तो उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट चीजें दी होती है, ठीक है। आपने वो बुक यूज करोगे तो उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज दी होती है, और कॉन्सेप्ट के जो एच.सी. वर्मा में जो मैंने इससे पिछला कराया, सेम वो चीज दी है मैंने। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वाले मोदी सर। तो बेटा हमने 12th की फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चार्ज के बारे में पढ़ा था और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब आज जो मेरा अगला जो लेक्चर है, अगला आता है हमारे पास कूलम्स लॉ। क्या आता है मेरे पास? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को हम स्केलर फॉर्म में भी पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था। मेरे पास क्या आया था, Q बराबर है प्लस माइनस एन। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना आपने। इसमें से पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा फाइंड करने के लिए, कभी तुम्हारे को चार्ज बोलेगा फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था कि चार्ज होता क्या है। चार्ज एक इंट्रिंसिक या इनर प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, ठीक है, उसी को हम चार्ज बोलते थे, ठीक है। आज हमारे पास क्या आता है, अब आता है हमारे पास कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स ने लॉ दिया था दो चार्जेस के बीच में, कि जो तो अगर मेरे पास दो चार्जेस है तो उसके बीच में जो फोर्स होगी उसके बारे में मेनली बताया था कूलम्स ने, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, इट स्टेट दैट द फोर्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज relative at rest relative at rest is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them, तो ये स्टेटमेंट दी थी उसने। उसने क्या बोला था कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, इसमें रिलेटिव एट रेस्ट, मेरे पास क्या है, Q1 और Q2, दो चार्ज है मेरे पास, ठीक है। और ये रिलेटिव कहां पे, रेस्ट में है दोनों चार्ज, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने, मान लो R डिस्टेंस। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R मेरे पास क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है। अब क्या है, जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी, जो फोर्स इनको रिपेल कर रही होगी या फोर्स इनको अट्रैक्ट कर रही होगी, ठीक है। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगी, सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है ये, कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इन चार्ज का प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है ये, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। आर इसके बीच का डिस्टेंस लिया था, उसका स्क्वायर, ये बोलता है मेरे पास, ठीक है। ये बोलता है सिंपल चीज, ठीक है। कूलम्स लॉ ये चीज बोलता है, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या आएगा, F बराबर है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा मेरे पास, Q1 Q2 अपॉन में क्या है मेरे पास, R, ठीक है। ये चीजें मेरे पास बेटा
ठीक है। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, एफ बराबर है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। जहां पे ये के क्या है, इस के को बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इस के को, दिस के इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है। और इस के की वैल्यू मेरे पास जो फ्री स्पेस में क्या होती है, इस के की वैल्यू फ्री स्पेस में कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ कितनी होती है मेरे पास, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है मेरे पास। ठीक है। इस के की वैल्यू याद रखनी है आपने, इस के की वैल्यू फ्री स्पेस में क्या होती है मेरे पास, इस के की वैल्यू फ्री स्पेस में कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये कूलम्स लॉ है मेरे पास स्केलर फॉर्म में। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस के की वैल्यू और क्या होती है मेरे पास, 1/4πε0। इस के को और क्या बोलते हैं, 1/4πε0 भी बोलते हैं। तो यहां से मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी मेरे पास, यहां से अगर इस के की जगह मैं ये वैल्यू डाल दूं तो मेरे पास एफ बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज भी आएगी मेरे पास। ठीक है। तो ये स्केलर फॉर्म में आ गई, जहां पे मेरे पास बेटा ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये जो मेरे पास एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं मेरे पास परमिटिविटी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं इसको, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ठीक है बेटा। अब इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है फ्री स्पेस में, याद रखना आपने 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इस यूनिट को बता दूंगा ये कैसे निकाली हमने यूनिट। ठीक है। अब इस यूनिट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताता हूं कि हमने कैसे निकाली, इसके एक यूनिट, ये यूनिट कहां से आई मेरे पास। ठीक है। अब देखना ध्यान से, देखो मेरे पास यूनिट में अगर मैं इस के की यूनिट मेरे को निकालनी है यहां से। ठीक है। तो अगर इस के को मैं एक साइड रख दूं, इस के को मैंने एक साइड रख दिया तो मेरे पास ये आर स्क्वायर एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन ये Q1 Q2 अपॉन में चले जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ठीक है। अब यहां से देखना बेटा फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन आ गई मेरे पास, आर क्या है डिस्टेंस है, तो क्या आर की क्या होती है मीटर होती है, तो मीटर स्क्वायर आ गया मेरे पास अपॉन चार्ज दो है मेरे पास, एक चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम होती है, कूलम इंटू कूलम क्या बन जाएगा कूलम स्क्वायर। तो आगे मेरे पास देखो इसके एक यूनिट सेम जो ये चीज है मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। और ये वैल्यू आपने याद रखनी है फ्री स्पेस में, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस की, और आपने किसकी, इसकी के की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है। अब अगर मैं यहां से बात करूं, मेरे पास इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कहां से आई मेरे पास। ठीक है। अब जो लास्ट में मेरे पास फॉर्मूला था देखो, फोर्स का क्या आया था मेरे पास, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये भी था मेरे पास। अब मेरे को अगर इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है मेरे पास, तो देखो बेटा 1/4 तो कांस्टेंट है मेरे पास, है कि नहीं है। ठीक है। अब ये वाला एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, इधर आ जाएगा मेरे पास, एप्सिलॉन नॉट यहां आ गया, बराबर है ये फोर्स कहां जाएगा अपॉन में जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। अब 1/4 ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो भी होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है। 4 भी डायमेंशनलेस है, पाई भी मेरे पास यूनिटलेस, डायमेंशन यूनिटलेस। ठीक है। अब यहां से देखना Q1 Q2 चार्ज कूलम है मेरे पास, तो कूलम स्क्वायर आएगा, फोर्स क्या है मेरे पास न्यूटन है, और आर क्या है डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी उल्टी होगी, देखो आई मेरे पास ये वाली यूनिट। ठीक है। कुछ नहीं रखना है आपने, के की यूनिट क्या है पूछ लेता है ये एक नंबर के लिए एग्जाम में, के की यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है। और मेरे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका बिल्कुल अपोजिट। ठीक है। तो इतना था मेरे पास कूलम्स लॉ इसमें स्केलर फॉर्म में। ठीक है। अब मेरे पास कूलम्स लॉ क्या आता है वेक्टर फॉर्म में, पूछ लेता है ये बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन पूछ लेता है कि कूलम्स लॉ को डराइव करो किसमें, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर का मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन भी हो, और +1 में आपने अगर पढ़ा होगा तो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते थे। ठीक है बेटा, यूनिट वेक्टर क्या होता था, अ वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, पढ़ा होगा आपने +1 में ये चीज। ठीक है। अब देखना यहाँ पे सिंपल सीधे, ठीक है। अब मेरे पास क्या आता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
इसमें आता है मेरे पास कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब इसके बेटा दो मेथड बताऊंगा मैं आपको, आपने दोनों मेथड करने हैं, जिस भी मेथड से आपने डेरिवेशन करनी होगी। ठीक है, पहला मेथड थोड़ा लेंथी रहेगा, दूसरा बिल्कुल इजी वे में जो किताब वाला मेथड भी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दो मेथड, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको फर्स्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, मान लो मेरे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का मेरे पास जो डिस्टेंस है, मैंने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड में R ले लिया। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, R है इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन अब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा, अब तो मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन बतानी पड़ेगी ना। अब देखो, मान लो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब इस चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, दूसरा चार्ज रिपेल कर रहे होगे ना दोनों। देखो, दो चार्ज है पॉजिटिव, आपस में रिपेल करेंगे, मतलब ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, ये वाला चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा रिपेल के लिए, दोनों पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते, रिपेल करते। ठीक है, तो ये वाला इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इसके ऊपर फोर्स। तो अगर मैं इसकी बात करूं, इसके ऊपर लगने हुई फोर्स ऑन वन, वन के ऊपर लगी, और लगा कौन रहा है, दूसरा। ठीक है, ये लग रही होगी यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, और इसमें भी फोर्स ऑन टू, दूसरे के ऊपर कौन लगा रहा है, वन लगा रहा है मेरे पास। ठीक है बेटा, सिंपल चीज है ये मेरे पास। ठीक है, अब अगर हम वेक्टर की बात करें तो मेरे को डायरेक्शन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, प्लस वन हमने चीज पढ़ी होगी। अब अगर मान लो मैं Q1 से Q2 की तरफ जाऊं, ठीक है, तो यहां से इधर को जाते हुए मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है मेरे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, मेरे पास R2 होगा माइनस R1, ये वाला डिस्टेंस मेरे पास R2 माइनस R1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आया समझ, देखो ना सिंपल चीज। देखो, अगर मेरे पास ये चीज है यहाँ पे, प्लस वन हमने अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में पढ़ा है। मान लो कोई बॉडी यहाँ पे है, पहले इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, R1 है, दूसरी बॉडी यहाँ पे मेरे पास, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, R2 है। ठीक है, अब मेरे पास जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आता था। ठीक है, अब ये क्या आएगा मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एस से डिनोट कर देते तो बराबर क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्टेंस, ये वाला, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दो बॉडी के बीच, सेम यही चीज यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, तो यहां से जब इधर को जाऊंगा तो मेरे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से होगा, दूसरे चार्ज की वजह से होगा, R2 और इनिशियल R। ठीक है, अब सेम यही चीज अगर इधर से इधर को आ रहा हूं मैं डायरेक्शन वाइज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल तो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा मेरे पास, और इनिशियल क्या हो जाएगा मेरे पास, R2 हो जाएगा। समझ आई ये चीज। ठीक है, इतनी चीज है मेरे पास। अब इसके बाद क्या आता है, अब मेरे को बताया बेटा, वी नो द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, अभी कूलम्स ने बताया क्या होती है, F बराबर है KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही होती थी मेरे पास, होती थी ये चीज। ठीक है, अब यहां से अगर मेरे को मान लो फोर्स ऑन वन टू निकालनी है, अब यहां पे ले रहा हूं इधर वाली, मैंने क्या निकालनी है, मान लो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, बराबर हो जाएगा मेरे पास, K तो सेम आएगा, Q1 Q2 भी मेरे पास सेम आएगा, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर, ये चीज आएगी मेरे पास। अब देखना, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मैं दूसरा वेक्टर लगा रहा है फोर्स किसके ऊपर, वन के ऊपर, दूसरा चार्ज फोर्स लगा रहा है वन के ऊपर, मतलब इधर से इधर को आ रहे हैं हम डायरेक्शन वाइज, यहां से इधर को आ रहे हैं, तो मेरे पास डिस्टेंस कितना है, तो यहां पे देखना R बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड R का किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, R1 माइनस R2 है, देख लो ध्यान से। और अगर इधर से इधर को, तो मेरे पास फोर्स ऑन टू वन निकालनी पड़ेगी मेरे को, लेकिन मैं पहले ये निकाल रहा हूं, फिर इसको उल्टा कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये तो आ गया मेरे पास, लेकिन हम डायरेक्शन के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते थे, यूनिट वेक्टर। अगर किसी भी चीज की हमको डायरेक्शन बतानी होती तो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर क्या होता हम पढ़ते थे, ए के ऊपर ये कैप लगी होती थी, बराबर होता था क्या, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर होता था हमारा प्लस वन में। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या होता था, द वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसको क्या बोलते थे हम, यूनिट वेक्टर बोलते थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे भी देखो डायरेक्शन के लिए मेरे को यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब डायरेक्शन के लिए देखो, यहाँ पे यहां से यहां को है मेरे पास। ठीक है, तो यहां से देखना, अगर R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर, ये लगाना पड़ेगा मेरे को डायरेक्शन के लिए, क्या है, इधर से इधर को आ रहा हूं ना मैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए क्या लगेगा, R1 माइनस R2 यूनिट। ठीक है, और R की जगह क्या पुट करेंगे हम, तो मेरे पास F12 बराबर आ जाएगा, मेरे पास क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन में R की जगह क्या आएगा मेरे पास, R1 माइनस R2 आएगा, मल्टीप्लाई में डायरेक्शन के लिए यूज होता था हमेशा यूनिट वेक्टर, क्या आएगा मेरे पास,
R1 यूनिट वेक्टर माइनस R2 यूनिट आएगा मेरे पास। और जो ये मेरे पास जो यूनिट वेक्टर बराबर होता था, देखो A यूनिट वेक्टर इट्स वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या आएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास। इसी तरह देखो इस फॉर्मूले में इसको चेंज कर दिया, क्यों किया, क्योंकि इधर से इधर को हम ये वाली फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्टेंस कितना है, इधर से इधर को आ रहे हैं हम, तो R1 माइनस R2 तो है, फाइनल तो क्या है R1 है, माइनस इनिशियल क्या है R2 है। समझ आई ये चीज, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे। ये यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, डायरेक्शन के लिए लगा है, क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, स्केलर में मैंने कुछ भी यूज नहीं किया था ये, ठीक है। तो यहां से देखना बेटा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू किसके बराबर आएगी मेरे पास, के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड में तो है मेरे पास ये R1 माइनस R2 मल्टीप्लाई में यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, देखो यहाँ पे किसके बराबर है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है मेरे पास R1 माइनस R2, और ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर था, यहाँ पे भी स्क्वायर था, ठीक है। यहां तक चीज आ गई आपको समझ। अब इसके बाद क्या होगा मेरे पास, देखना ध्यान से, इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, इसके बाद आएगा देखो, और यहाँ पे पावर बेस सेम है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है वहां पे, और देखो R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर फॉर्म में बराबर आएगा के Q1 Q2 अपॉन में, देखो ये स्क्वायर है, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो बेस सेम है R1 माइनस R2 का क्यूब, और मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या बचा है मेरे पास R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये आ गया बेटा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, किसमें वेक्टर फॉर्म। समझ आई ये चीज, ठीक है। सेम ये चीज देखो ना, ये बेस सेम है, अगर मैं लिख दूं a मल्टीप्लाई a की पावर 2a लिख दूं तो बेस सेम है, तो क्या बढ़ जाएगा a की पावर 3 तो बढ़ेगा, 2 प्लस 1 बढ़ेगा, वैसे ही सेम यहाँ भी है R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब ये तो हमने फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू निकाली थी, मतलब इस चार्ज के ऊपर जो ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है वो निकाली है, लेकिन अब अगर हमने फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकालनी है उसके बाद उसमें क्या करेंगे हम, तो सिंपल चीज है, आपने क्या लिखना है, देखो सिंपल चीज है, ये तो आ गया मेरे पास फोर्स ऑन वन, देन सिमिलरली फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ये कैप लगा देते हैं हम वेक्टर फॉर्म के लिए, ठीक है। फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या आएगी मेरे पास, देखो के तो सेम आएगा, Q1 Q2 भी सेम आएगा, दो चार्जेस है मेरे पास, बस यहाँ पे ये वाला डिस्प्लेसमेंट चेंज हो, देखो अभी तो हम इधर को आ रहे थे जब फोर्स ऑन वन टू निकाल रहे, अब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इधर को जा रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है R2 माइनस R1, कितना है R2 माइनस R1, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्या आएगा इसकी जगह क्या आ जाएगा R2 माइनस R1 का क्यूब, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा मेरे पास R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये तो है कॉन्सेप्ट, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखना है बिल्कुल प्रॉपरली कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब एक दूसरा मेथड भी बताता हूं इसी को वेक्टर फॉर्म को निकालने का, ठीक है। वो मैक्सिमम बच्चे वही करते हैं, इसको नहीं करते हैं, लेकिन बेटा अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने तो इस चीज को करो आप, ये बेनिफिशियल है आपके लिए कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, अगर मैं दूसरा मेथड की बात करूं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए, और दूसरा मेथड सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं मैं, मान लो मेरे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2, ठीक है, ये दो चार्ज है, इनके बीच का जो मेरे पास डिस्टेंस है R ले लिया मैंने, ठीक है, क्या ले लिया मैंने R ले लिया डिस्टेंस, ठीक है, क्या ले लिया R ले लिया, ठीक है। अब अगर इनके बीच में मेरे को बताया कि वी नो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज क्या होती है मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर होती थी ये चीज, ठीक है। अब मैंने बोला है आपको बेटा कि हम डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, द वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जो अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होए कोई वेक्टर उसको क्या बोलते थे यूनिट वेक्टर बोलते थे। प्लस वन में पढ़ा है ना अच्छे से, पढ़ा होगा सर, याद नहीं रह रहा है, हम भूल गए ये चीजें, भूलना नहीं है उनको, मैं बोल रहा हूं ना प्लस वन के कॉन्सेप्ट बहुत सारे यूज होते हैं प्लस टू में, इसलिए प्लस वन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो मैंने पढ़ा दिया ये चीज, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरी वीडियो देख लेना प्लस वन की,
ठीक है, तो यहां से क्या आएगा मेरे पास, अब देखना सिंपल चीज, हम क्या करते हैं डायरेक्शन के लिए हमेशा यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, आर के ऊपर कैप बराबर क्या हो जाएगा, द वेक्टर विच इज डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर फॉर्म में आ जाएगी मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन मैग्नीट्यूड आर का स्क्वायर इनटू आर यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं हम हमेशा, क्योंकि हम स्केलर का मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, लेकिन यहाँ पे तो हम डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं कि इधर को फोर्स लगेगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इधर को फोर्स लगेगी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, लग रही है ना फोर्स, तो इस डायरेक्शन में लगी, इस डायरेक्शन में, तो हमेशा वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि डायरेक्शन भी आएगी इसमें। ठीक है, तो हमने ये फोर्स निकाली, अब इस F1 टू F21 को मैंने पिछले उसमें डिस्कस किया अच्छे से, यहाँ पे सिंगल एक ही फोर्स मानी हमने, सिंगल फोर्स मानी। ठीक है, अब देखना आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, देखो यहाँ पे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो यहां से मेरे पास फोर्स क्या आ जाएगी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू में आर यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, सिंपल जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर होगा कोई, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता था फॉर्मूला मेरे पास। ठीक है, सिंपल चीज है ये। ठीक है, अब यहां से क्या होगा बेटा मेरे पास, यहां से फोर्स बराबर आ जाएगी मेरे पास, क्या आएगी देखो आर स्क्वायर आर की पावर 2 आर की पावर 1, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या आएगा मेरे पास के Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा मेरे पास आर का क्यूब इंटू आर, ये आ गया मेरे पास, ये आ गया कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में। तो यहाँ पे तो बिल्कुल टाइम ही कुछ नहीं लगा, लेकिन आपने अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो इसे पिछले वाला करना आप बिल्कुल प्रॉपर, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ बिल्कुल 4 लाइन में हो गया खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल प्रॉपर आपको मैं सजेस्ट करूंगा बेटा कि आप इससे पिछले वाला कूलम्स लॉ पढ़े, वेक्टर फॉर्म वाला, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप। ठीक है, ये वाला तो नॉर्मल किताबों में भी यही दिया होता है, यही वाला डिस्कस किया होता है, लेकिन अगर आप अच्छी किताब यूज करते हो जैसे HC वर्मा की होगी, तो उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट चीजें दी होती है। ठीक है, आपने वो बुक यूज करोगे तो उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीज दी होती है, और कॉन्सेप्ट के जो HC वर्मा में जो मैंने इससे पिछला कराया सेम वो चीज दी है मैंने। ठीक है, तो ठीक है बेटा, कंप्लीट हो गया मेरे पास कूलम्स लॉ। अब इससे आगे पढ़ेंगे हम रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाएंगे। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे चलते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, प्रॉपर बनाते जाओ, प्रॉपर मेरे साथ पढ़ते जाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।